मेलों में आपने अक्सर सुना होगा, आइए आइए एक के साथ एक फ्री ले जाइए। तो चुनाव में भी यही होता है। राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे बड़ा मेला होता है लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, और अब क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का मेला है तो सभी पार्टियां अपने अपने वादे यानी कि अपने अपने ऑफर लेकर हाजिर होने वाली हैं। हरियाणा चुनाव में वादों की झड़ी फिर लगने वाली है। सभी पार्टियां घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने में लगी हैं। सभी दलों की किसानों, महिलाओं और युवाओं को साधने की रणनीति है। जो घोषणा पत्र तैयार करने के लिए कमेटियां बनाई गई हैं, बीजेपी 10 साल के विकास कार्यों के दम पर चुनावी रण में है और कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई और अपराध के मुद्दे को भुनाकर इस बार सत्ता में आने की जुगत में है। और यही कोशिश है कि इसी को लेकर माहौल कुछ ऐसा बनाया जाए जो काम आए। कोशिश लगातार जारी है। इस बीच जेजेपी 4.5 साल के विकास कार्य अपने गिनवाती नजर आ रही है और एनएलडी यानी इनेलो और बसपा भी किसानों, दलितों को साधने की तैयारी में जुटी नजर आती है। मतलब साफ है, अपना बेस्ट ऑफर लेकर जनता के बीच ये पार्टियां नजर आने वाली हैं और इनके नेता आपके बीच होंगे और बताएंगे कि वो आखिरकार आपके लिए क्या करने वाले हैं। सत्तारूढ़ दल बताएंगे कि क्या क्या किया और विपक्षी पार्टी बताएंगी कि क्या क्या आपके लिए कर सकती हैं। और उसके बाद बारी आएगी आपकी, क्योंकि तय करना है आपने, डिसाइड करने वाली जनता है। आखिर किसका ऑफर एक्सेप्ट किया जाए, कितना लोक लुभावना है, किसका ऑफर जनता पर डालता है कितना प्रभाव, ये देखना होगा। लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ डिपेंड करता है जनता के ऊपर। जनता जिसके साथ लगेगी उसी की नैया पार। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी पिछले 10 साल से हरियाणा की सत्ता में है और इसलिए वो अपने कराए गए विकास और मेरिट पर नौकरियों के दम पर वोट मांगती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कहती है कि हमने करप्शन मुक्त सरकार दी है, नौकरियों में अब पर्चियां नहीं चलती, नौकरियों में अब लोगों को मौका मिलता है। इसके अलावा पार्टी युवा, महिला, किसानों के साथ साथ व्यापारी, मजदूरों और पिछड़ों को भी साधने की कोशिश में जुटी हुई है और इसी तैयारी में लगी हुई है। 1 करोड़ 80 लाख से कम आय वाले लोगों के लिए घोषणा पत्र में कई बड़े वादे भी हो सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि जिनके पास 2 लाख से भी कम आय होगी उनके लिए भी कुछ बड़े बड़े वादे हो सकते हैं। मतलब अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वादे पार्टीज ने डिसाइड किए हैं। यानी जो मीडियम क्लास होंगे उनके लिए अलग हैं, जो इससे लोअर मीडियम होंगे, जो गरीब तबके के हैं, जो अपर क्लास के हैं, सबके अलग अलग लुभावने वादे हैं। लेकिन ज्यादा फोकस रहता है गरीब आदमी के ऊपर, क्योंकि वोट करने यही गरीब आदमी जाता है, क्योंकि सरकार की योजनाओं का फर्क इन्हीं जनता पर पड़ता है। तो बीजेपी हाईकमान खुद घोषणा पत्र तैयार करने में जुटा हुआ है और संभावना है कि अगले हफ्ते इसे जनता के सामने पेश किया जाएगा। बीजेपी के बाद कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस भी अपना बेस्ट ऑफर तैयार कर रही है। हरियाणा में कांग्रेस कर्मचारियों को साधने में जुटी हुई नजर आती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ऐलान कर चुके हैं कि सरकार बनते ही महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। इसके साथ ही 1 साल में मेरिट के आधार पर 1 लाख नौकरियां और तो और बुढ़ापा पेंशन 5,500 रुपए देने का वादा तक हुड्डा ने कर दिया है। इसके साथ ही ओपीएस को लागू करने की बात भी यहां पर दोहराई जा रही है। कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र की तैयारी यूं तो लगभग पूरी हो चुकी है और बहुत ही जल्द जनता के सामने कांग्रेस का मैनिफेस्टो होगा जिसमें अपार वादे होंगे। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी वहां पर ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी की अगर बात करते हैं तो पहले 5 गारंटी पूरी करने का वादा वो कर चुकी है, जिसमें बात अगर गारंटी की करें तो मुफ्त और अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली, 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए दिए जाने का वादा है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने हर युवा को रोजगार देने की भी गारंटी दे डाली है। आम आदमी पार्टी इसके लिए पंजाब और दिल्ली का उदाहरण भी पेश कर रही है कि जैसे हमने वहां वादे पूरे किए वैसे ही हम हरियाणा में भी पूरे करेंगे। लेकिन सबसे गजब ऑफर तो अभी भी बकाया है। जी हाँ, सबसे जबरदस्त ऑफर है इनेलो और बसपा का। इन दोनों पार्टीज ने आपस में गठबंधन किया है और विधानसभा चुनाव को लेकर इनेलो बसपा ने 7500 रुपए बुढ़ापा पेंशन, सही सुना, थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करते हैं, 7500 रुपए बुढ़ापा पेंशन करने का वादा कर दिया। 21,000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर दी है। हर घर में नौकरी का बड़ा वादा भी कर दिया है। और तो और इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के साथ ही ताऊ देवीलाल आवास योजना के तहत ऐसी परिवारों को 100 गज के प्लॉट देने का वादा भी किया है। किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट की सभी सिफारिशों को लागू करने का भी पार्टी ने ऐलान कर दिया। अब इन वादों पर जानकारों का कहना है कि जब पता है सत्ता में आना मुश्किल है तो वादा चाहे कुछ भी कर दो, फर्क क्या पड़ता है।
चलिए ये मान भी लेते हैं कि इनेलो बसपा के वादे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं उन्होंने भी तो वादे किए हैं। वो वादे कौन कौन से जानना चाहते हैं, और क्या वो वादे पूरे कर पाएंगे? क्योंकि सवाल ये उठता है, आज तो आप सत्ता पाने के लिए जनता से वादे कर दें 1000, फिर जब बारी आएगी इनको पूरा करने की तो पैसे आप कहां से लेकर आएंगे? चुनावी राजनीति के चौसर पर आर्थिक बोझ से करहाते राज्यों के खस्ताहाल खजाने से ये वादे पूरे कैसे किए जाएंगे? क्या हिमाचल और कर्नाटक की हालत देखकर सीखना नहीं चाहिए, जो रेवड़ी कल्चर के चलते विकास की योजनाओं पर ब्रेक लगाकर बैठ गए हैं? क्योंकि सारा खर्च तो विकास की बजाय वादे पूरे करने पर ही बांट दिया जा रहा है। मतलब आप राज्य का विकास कब करेंगे अगर आप यूं ही पैसा बांटते रहेंगे? आपने जो सिर्फ सत्ता पाने के लिए वादे कर दिए, अगर सारा खर्चा उसी पर कर देंगे तो बोझ बढ़ाएंगे राज्य पर अलग और विकास कार्य रुक जाएंगे वो अलग। तो गुजरात हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, उत्तर प्रदेश हो, इन जैसे राज्यों में सरकारें लोगों को खुश करने के लिए मुफ्त सुविधाएं देने का वादा करती है, लेकिन सरकार को पैसे कहां से आएंगे भाई? इसलिए ये राज्य अपने यहाँ फैक्ट्रीज लगाकर निवेश बढ़ाकर अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं और इससे उन्हें अपने राज्य के लिए ज्यादा पैसे मिलेंगे और फिर वो लोगों को मुफ्त की सुविधाएं दे पाएंगे। अब यूपी की बात करें तो यूपी एक ऐसा राज्य है जो दक्षिण और पश्चिम के इन राज्यों के साथ मुकाबला कर पा रहा है, लेकिन बाकी राज्यों की बात करें तो वो तो कर्ज के बोझ तले ही डूबते जा रहे हैं। निवेश का लगभग 75% ये 6 राज्य ही लेकर जा रहे हैं। किन किन राज्यों ने वादे पूरे करने के लिए व्यापार को बढ़ावा दिया और नए नए व्यापार शुरू किए, आइए आपको बताते हैं। और सबसे पहले टॉप पर आखिर कौन से राज्य हैं? तो पहले जिक्र होगा गुजरात का, जिसने 28,500 नई यूनिट यहां पर लगी हैं। अब उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की, यहां पर लगी हैं लगभग 26,000 नई यूनिट। अब आती है बारी यूपी की, यूपी में 16,184 यूनिट लगी हैं। अब आती है बात तेलंगाना की, 15,280 यूनिट यहां पर लगी। फिर कर्नाटक की बात आती है तो यहां पर है 14,200 यूनिट। ये राज्य वादों के साथ साथ विकास के लिए उद्योग धंधे भी लगा रहे हैं कि भाई पैसा वहां से आना चाहिए। अगर आपको खर्च करना है तो पहले जेब में कौड़ी भी तो होनी चाहिए। अगर आपको वादे पूरे करने हैं तो पहले आप कर्जे पर वादे पूरा करेंगे या फिर कमाई लेकर आएंगे। तो ये राज्य थोड़ा सा डिफरेंट वे में काम कर रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, पैसा आ रहा है और फिर जनता को दे रहे हैं। ये थोड़ा सा समझ में आता है क्योंकि बैलेंस सिस्टम है, क्योंकि इन पर ऐसे में कर्ज का बोझ नहीं बढ़ता। अब किस राज्य ने विकास में कितना खर्च किया, आइए ये मैं आपको एक एक करके आंकड़े से समझाती हूँ। तो सबसे पहले बात होगी महाराष्ट्र की, तेलंगाना की, तमिलनाडु की, राजस्थान की, गुजरात की, और एक एक करके हम आइए आपको समझाते हैं कि किस राज्य ने कितना खर्चा किया। अब यहाँ पर देखिए विकास पर सबसे ज्यादा किसने खर्च किया। नंबर 1 पर आ जाता है क्या भाई? नंबर 1 पर यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा उत्तर प्रदेश। अब 2022 से 23 में खर्चा देखिए, फिर 23 से 24 में खर्चा देखिए, तो जो 22 से 23 में खर्चा था वो 23 से 24 में बढ़ गया। अब बात आती है महाराष्ट्र की। अब जरा महाराष्ट्र को देखिए, यहां पर जो खर्चा है 2022 से 23 में वो थोड़ा कम है, लेकिन ये खर्चा बढ़ जाता है 2023 से 24 में। अब महाराष्ट्र की आपने बात कर ली, अब तेलंगाना की बात करें तो यहां पर देखिए जो पहले खर्चा है वो 2022-23 के मुकाबले 23-24 में बढ़ जाता है। हालांकि देखिए ये तो होता ही है, खर्चा तो बढ़ता ही है हमेशा कम होने की बजाय। अब तेलंगाना के बाद तमिलनाडु की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ एक बार खर्चा जो है 2022-23 में वो बढ़ गया 23-24 में। फिर ऐसे ही राजस्थान की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो खर्चा 2022-23 में है वो 23 से 24 में बढ़ जाता है। अब गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में भी आप कमोबेश यही स्थिति देखेंगे कि 2022-23 में जो खर्चा है वो 23-24 में जाके बढ़ जाता है। तो ये राज्यवार तरीके से आप देखिए करोड़ रुपए के अंदर ये पूरा आंकड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है महाराष्ट्र की, देखिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर महाराष्ट्र में है बहुत ही बारीकी सा फर्क। ये थोड़ा सा एरर मुझसे हुआ आपको बताने में, जरा थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो आंकड़ा है वो 3,48,00,000 का है, लेकिन ये आगे जब बढ़ता है तो खर्चा कम होता है, 3,45,841 करोड़ हो जाता है। तो यहाँ पर जो खर्चा है वो थोड़ा सा कम हुआ। मतलब मेजरली अगर देखा जाए तो ज्यादातर राज्यों के खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने कुछ कंट्रोल किया। हालांकि बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं, लेकिन यस, आप कहते हैं ना कि जब बजट की बारी आती है तो जितना बचा लो उतना अच्छा है। यहाँ पर थोड़ा सा वो खर्चा कम होता नजर आता है। तो 22-23 के मुकाबले राज्यवार आपने देखा कि ये आंकड़े क्या कुछ यहाँ पर हैं और उससे आपको पता लगा कि किस राज्य का खर्चा कितना है। अब आगे बढ़ते हुए, क्योंकि चुनाव की घड़ी की बात हो रही है, क्योंकि चुनाव के रण की बात हो रही है, तो आइए एक बार फिर से हरियाणा के रण पर वापस लौटते हैं। तो देखिए आपने खर्चा जाना और बात यह हो रही है कि राज्य सरकारों को घोषणाएं करने से पहले या फिर इस तरीके के लोक लुभावने
वादे करने से पहले एक बार जो आंकड़ा राज्य के खाते का है उस पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। उससे थोड़ा सा बेहतर होता डिसीजन लेने में कि आप अभी किस सिचुएशन में हैं, आप कितना दे सकते हैं मुफ्त की, चाहे किसी भी योजना की बात हो, या फिर आप जो ऐलान कर रहे हैं उससे बाहर कितना बढ़ने वाला है। उस लिहाज से पॉलिटिकल पार्टीज को प्रैक्टिकली सोचकर अपने सिर्फ सियासी फायदे के लिए नहीं बल्कि राज्य के फायदे के बारे में भी सोचना चाहिए।